अपने जीवन का लगभग 38 साल इस कोयला उद्योग को देने वाले गोपाल सिंह अब गिनती के महज 10 दिन भी सेवा के काल उनके नहीं रहे हैं। लेकिन इस अंतिम क्षणों में एक और जहां लोग अमूमन रिटायरमेंट के पहले जितनी छुट्टियां हैं उसको अवॉइड करने में और अपने परिवार के बीच समय व्यतीत करने में बिताते हैं, वैसे गोपाल सिंह अभी भी कंपनी और मजदूरों और इस कोयलांचल के कल्याण के लिए क्या कुछ हो सकता है उसकी रणनीति बनाते हुए दिख रहे हैं। सीधे जुड़ेंगे सीएमडी गोपाल सिंह सर से और जानेंगे इस कोल फील्ड, इस कोयलांचल की जो स्थिति है और जो सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा पुनर्वास का जो होना है, यहाँ पे पुनर्वास की जो योजना जो यहाँ जिस पे इम्प्लीमेंट होना है, क्यों नहीं अभी 2004 में जो बनी है और अभी तक क्यों ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है और इसका क्या रीज़न है, इसके मूल में क्या है, ये इनसे जानेंगे। बहुत बेहतरीन कार्यकाल रहा आपका इस कोयला उद्योग में, बहुत कुछ नए आयाम तक पहुंचा है। इस ये बीसीसीएल ने भी देखा है, कोल इंडिया में भी आप प्रभारी चेयरमैन के रूप में अपनी सेवा दिए हैं और अब बीसीसीएल से अपनी इस सेवा काल को अब विदाई देने जा रहे हैं। देखिए अर्जुन जी, आपका प्रश्न बहुत लंबा है, मैं इसको ब्रीफ में आपको बताता हूँ। देखिए, पहला प्रश्न आपने पूछा कि चुनौतियाँ क्या हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि ऊपर वाला हम लोगों पे बहुत ही मेहरबान है। फ्री में हमें कोयला दिया लेकिन पृथ्वी के नीचे रख दिया। अब हमें उससे निकालना है और बेचना है और देश की आवश्यकता को पूरा करना है ताकि देशवासियों को सस्ते दर पे रिलायबल बिजली मिल सके और स्टील जितना बनना है, चूँकि हम लोग स्टील सेक्टर को भी देते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी हम पूरी कर सकें। इस दिशा में जब से नेशनलाइजेशन हुआ, जब से प्राइवेट कोल माइंस का टेक ओवर हुआ और कोल इंडिया हमारी बनी, तब से यदि देखिएगा तो बहुत काम हुआ है। लेकिन हमें अभी और आगे जाना है। आज की तारीख में भी देखिए लगभग 248 मिलियन टन कोयले का इंपोर्ट होता है, जबकि हमारे यहाँ इतना कोयले का भंडार है कि हम जिस रफ्तार से भी निकालते रहें तो 100 साल में भी हमारे कोयले का भंडार खत्म नहीं होने वाला है। विश्व का लगभग 7% रिजर्व हमारे पास है। आप जानते हैं कोयला उद्योग से लोगों को रोजगार अच्छे पैमाने पे मिलता है। प्रत्यक्ष रूप से भी हमसे लोग जुड़ते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भी जुड़ते हैं। तो हमारी कोयला खदानें रोजगार की एक बहुत अच्छी सोर्स हैं। बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, रोजी रोटी मिलता है। हाँ हाँ, करोड़ों लोग आप लेंगे तो। अब धनबाद ही देख लीजिए, धनबाद से है बीसीसीएल, बीसीसीएल से धनबाद है। अब इस परिस्थिति में हमें इंपोर्ट करना पड़े, 248 मिलियन टन कोयले का जो इंपोर्ट करते हैं, चूँकि उसका ऐश परसेंटेज बहुत कम होता है, तो वो लगभग 450-500 मिलियन टन इंडियन कोल के इक्विवेलेंट, यानी कि जो कोल इंडिया के अभी जितना उत्पादन होता है उसी के आसपास है। अब कोल इंडिया से कितने माने करोड़ों लोगों की रोजी रोटी चल रही है। यदि हम पूरा इंपोर्ट बंद कर दें तो एक दूसरी कोल इंडिया बन जाएगी, तो जितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है लगभग उसका दुगना लोगों को मिल जाएगा, जो कि देश की आवश्यकता है। तो अभी हमें प्रयास करना है और हमें इस बात की बहुत खुशी है, बहुत गर्व है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की ये पहली प्राथमिकता है कि भैया इंपोर्ट बंद करो, ताकि देश में कोयले का उत्पादन बढ़ाओ, देशवासियों को रोजगार दो। हमारा कोयला मंत्रालय, हमारे कोयला मंत्री जी, हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे कोल इंडिया चेयरमैन, हम सब लोग पूरी तन्मयता के साथ इस मुहिम में लगे हुए हैं ताकि हम कोयले का उत्पादन बढ़ा सकें, इंपोर्ट को मिनिमाइज कर सकें, हो सके तो समाप्त कर सकें। तो ये बीसीसीएल और सीसीएल परिवार का भी दायित्व बनता है कि हम कोकिंग कोल का प्रोडक्शन बढ़ाएं ताकि जो कोकिंग कोल इंपोर्ट हो रहा है उसको हम मिनिमाइज कर सकें। ये बात सच है कि हमारे कोकिंग कोल का ऐश परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है, तो हमें वॉश करना होगा और हमारे जो स्टील प्लांट्स भी देश के हैं उनको भी ब्लेंड करना होगा थोड़ा सा इम्पोर्टेड कोल के साथ। लेकिन इम्पोर्टेड कोल का प्रपोर्शन जितना घटा सकें हम उतना देश हित में, तो वो हमारी प्राथमिकता है। अब ये प्रश्न है कि जब हमारे पास इतना भंडार है तो हम उतना उत्पादन क्यों नहीं कर पा रहे। कि सरकार की एक ही प्राथमिकता है, हमारे प्रधानमंत्री जी की एक ही प्राथमिकता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे मिले,
जो इंपोर्ट करने में हमारा फॉरेन रिजर्व जो खर्च हो रहा है वो कैसे रुके, ताकि देश की आर्थिक स्थिति सुधर सके, बस इतना ही है। जब हम बीसीसीएल का प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, बीसीसीएल की माइन प्लानिंग एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इस कंपनी में इतना कोयले का भंडार है और बेस्ट क्वालिटी कोल है, उसके बावजूद भी कंपनी की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो, ये सोचनीय है। हाँ, और चूंकि मैं तो लगभग 38 साल इस कोल इंडस्ट्री में गुजार लिया, और ईश्वर के ऊपर वाले की दुआ थी कि सब जगह हमें अनुभव मिला। कोल इंडिया हो, सीएमपीडीआई में भी मैं रहा, बीसीसीएल में मेरा ये तीसरी पारी है, सीसीएल में तो रहा ही है 8.5 साल के लगभग। तो इसमें उत्पादन बढ़ाने में जो सबसे बड़ी भूमिका होगी वो माइन प्लानिंग की होगी, और हम लोग माइन प्लानिंग सबसे बड़ी भूमिका है। कहीं भी आप देखिएगा, कुछ भी, चाहे वो माइंस हो या कोई प्रोजेक्ट हो या कोई इंडस्ट्री हो या कोई राज्य का विकास होना है, राष्ट्र का विकास होना है, उसमें प्लानिंग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग बनाया और उस बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है आज देश के विकास के लिए। तो हम लोग बीसीसीएल की भी प्लानिंग पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, विशेष जोर दे रहे हैं, और एक कंसेप्चुअल रिपोर्ट हमें क्या करना है वो अब हमें आज की तारीख में क्लैरिटी है। हमारे लोग जानते हैं सीएमपीडीआई की टीम लग गई है, और हम लोग अब जैसे एक प्रोजेक्ट अभी इस महीने के अंत तक उसका कंसेप्ट रिपोर्ट आ जाएगा, मार्च तक उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ जाएगा। जैसे लोधना एरिया से हम लोग शुरू किए हैं, क्योंकि वहाँ हमारे पास ज़मीन है और अच्छी प्रॉपर्टी है, बगल में मौशरी है। अब वो हमारा सिर्फ एक प्रोजेक्ट से नॉर्मेटिव 15 मिलियन टन होगा और 20 मिलियन टन पीक होगा, एक प्रोजेक्ट से। जो अभी पूरा बीसीसीएल 27 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया था लास्ट ईयर, वो सिर्फ हमारा लोधना एरिया 20 मिलियन टन करेगा, अकेले लोधना एरिया। देखिए आज आप धनबाद में सब लोग बीसीसीएल के बारे में शिकायत करते हैं कि साहब यहाँ भी पत्थर बना दिए, वहाँ भी पहाड़ बना दिए, पहाड़ बना दिया, खाई बना दी। हाँ खाई और पहाड़। हाँ। तो वो जब हम प्लान्ड वे में करने लगेंगे, और जो हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है और जिस पर काम भी शुरू हो गया, जिसका रिजल्ट भी हमें इसी महीने के अंत तक मिल जाएगा, तो उसमें क्या है कि हम पूरा कोयला निकाल लेंगे 18 सीम का, और फिर हम बैक फिलिंग शुरू करेंगे। तो जब हम बैक फिलिंग शुरू करेंगे तो ये पहाड़ बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, एक लेवल लेकर हम चलेंगे। जब लेवल लेकर चलेंगे फिर उस पर हम मिट्टी डालेंगे, फिर उस पर प्लांटेशन करेंगे, रिक्लेमेशन बोलते हैं उसको, टेक्निकल और बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन। और आप जाकर देख सकते हैं सीसीएल में, पिपरवार में देख लें, आम्रपाली में देख लें, यहाँ हो रहा है। 2004 में ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा पुनर्वास नीति इस धनबाद को झेलना है, लेकिन लगभग 17 साल होने को आए। 17वां साल चल रहा है, स्टार्ट हो गया, 16 साल बीत गए, लेकिन अभी तक इसमें सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। इसके पीछे आप रीज़न क्या मानते हैं? क्या इसके पीछे का जो सोशल, जो इन्वायरमेंट है या सोसाइटी है, क्या उसमें आपकी क्या राय है? देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि 2004 में इनिशिएटिव लिया गया कि जो झरिया कोल फील्ड में आग लगा हुआ है इसको बुझाया जाए, उसी के लिए झरिया मास्टर प्लान बना। तो जब सब लोग मिल जाएंगे और इस तरह की सुमति बन जाएगी तो कोई समस्या का समाधान निकल जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी समस्या तो है। सर, अब आपने साल के पहले ही दिन सामूहिक रूप से घोषणा भी की थी, जो स्कूल फील्ड के साथ साथ आपके कामगार जो हैं उनके भी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करेंगे, उनका जो आवास की जो स्थिति है, पीने के पानी को, स्कूल फील्ड को पूरा आच्छादित करेंगे। लोग पीने के पानी के लिए परेशान रहते हैं, उनकी भी बातें आपने की थी। तो कहाँ तक पहुँचा है सर वो अभियान? और हम लोगों ने जो भी बातें किया उस पर सब पे पहल हुई और गाड़ी अच्छे रफ्तार से बढ़ रही है। एक उदाहरण मैं दूं कि क्वार्टर्स का आपने देखा होगा, जब मैं आया तो हम लोगों ने फ्लाइंग स्क्वाड बनाया, सभी कॉलोनी का इंस्पेक्शन कराया, क्वार्टर्स का रिपेयरिंग का इंस्पेक्शन कराया। स्थिति अच्छी नहीं थी। फिर हम लोगों ने कोल इंडिया से भी बात किया, और आपको खुशी होगी कि हमारे कोल इंडिया शहर में उन्होंने एक स्कीम बनाया, पूरे कोल इंडिया में वो लागू हो रहा है कि भाई 2 साल के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, क्वार्टर्स की। और 2 सालों का चूंकि कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसमें सभी चीज़ें,
आपका मान लीजिए टॉयलेट ख़राब हो गया तो उसका रिपेयरिंग कैसे होगा, दरवाज़ा ख़राब हो गया तो उसका रिपेयरिंग कैसे होगा, प्लास्टर ख़राब हो गया तो उसका रिपेयरिंग कैसे, उसमें सारी चीज़ें सब पता होता है। तो ये हम लोग BCCL में काफ़ी रफ्तार से कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि इसी माह के अंत तक पहला टेंडर निकल जाएगा। जनवरी के अंत तक हमारा AMC का पहला टेंडर निकल जाएगा और अप्रैल तक सारे टेंडर्स फाइनलाइज हो जाएंगे और एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट BCCL के सभी क्वार्टर्स में शुरू हो जाएगा। आपने बात की थी कोयलांचल में पीने का पानी अरसे से परेशान है यहाँ के कोयलांचल के लोग शुद्ध पीने के पानी का, उसके लिए भी आपने कुछ प्लानिंग के तहत कुछ घोषणाएं की थी, तो उस पर आप कहाँ तक आगे बढ़े? नहीं, उस पर भी अच्छा कार्य हो रहा है। देखिए क्या है ना कि यहाँ ऐसी समस्या है कि हमारी खदानों में पानी बहुत है और फिर भी लोग बोलें कि साहब हमारे पास पानी नहीं है, पानी पीने को नहीं मिलता है, नहाने को नहीं मिलता है, तो ये थोड़ी विडंबना लगती है। लेकिन दूसरा पहलू भी इसका है कि खदानों में जो पानी भरा हुआ है उसके चलते हमारा कोल प्रोडक्शन भी सफ़र कर रहा है। कई खदानों में इतना पानी भर गया, लगातार पंपिंग हो रहा है, तो उससे हमारा कोयला उत्पादन भी सफ़र कर रहा है। तो जहाँ हम एक तरह बोलते हैं कि साहब हमारी खदानों में तो बहुत पानी है फिर भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, माइन के पानी ही आप क्यों नहीं दे देते, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये भी है कि सारी खदानों को आप पूरा पंप आउट कर दें, सब पानी दे दें, तो आपका कोयला प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। तो यदि आप खदानों के सब पानी को पंप आउट कर देंगे, कोयला प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। लोगों को पीने का पानी तो चाहिए, नहाने के लिए पानी तो चाहिए, फिर पानी कहाँ से आएगा? ये देखिए क्या है ना कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपको ये दिखना चाहिए कि हमारा 5 साल बाद क्या होना है। आज की तारीख में देखिए ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग आज की सोचते हैं या अपना कि भैया हमें तो साल भर रहना है, साल भर की सोच लो, उससे कंपनी को बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। हमेशा आप सोचिए 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितना आप दूरदर्शी हो सकते हैं मैनेजमेंट के लिए, उतना उस कंपनी के लिए बनिए। देखिए आज हम लोगों ने CCL में तोरी शिवपुर रेलवे लाइन बनाया, मैक्लुक्सीगंज पिपरवार रेलवे लाइन जो 2000 में बननी थी, उसको जाकर अभी हमने कमीशन किया। मगध आम्रपाली ऐसे 6 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स नहीं खुल पा रहे थे, खोला, तो उसका फ़ायदा तो अब आने वाले वर्षों में मिलेगा, दशकों में मिलेगा। अभी हमने 12 तारीख को सभी हमारे जो धनबाद क्षेत्र के, धनबाद पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के जितने सम्माननीय विधायकगण हैं, माननीय सांसद महोदय हैं, उन लोगों के साथ मैं और DC साहब हम लोग मिलकर उनसे उनका सलाह लिए, बड़े अच्छी सलाह है। उसके बाद फिर 16 तारीख को हम लोगों ने टाउन हॉल में, जिसकी बहुत बड़ी कैपेसिटी है, उसमें हम लोगों ने सभी BCCL जो फायर जोन है सब लोगों को इनवाइट किया था और लोग आए भी थे उतनी बड़ी तादाद में, उसके भी आप गवाह हैं। उस दिन भी आपने देखा कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर सलाह दिया। तो अब जो परामर्श का दौर लगभग हम लोग समाप्त कर रहे हैं, सबसे हम लोग परामर्श कर चुके हैं। उसमें मैं DC साहब आपने देखा है बड़ा प्रोएक्टिवली लगे हुए रहते हैं। हमारा कोयला मंत्रालय, हमारा कोल इंडिया लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहा है, पूछते रहता है भाई साहब क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बताइए पूरा देश है उनके लिए, लेकिन उनको झरिया याद है और उन्होंने निर्देश दिया कि भैया भारतवर्ष में हम लोगों ने इतना बड़ा बड़ा काम किया, एक झरिया को हम लोग क्यों नहीं पुनर्वासित कर सकते हैं? वहाँ हमारे क्यों गरीब लोग, असहाय लोग इस तरह के धुआं धक्कर से परेशान हो रहे हैं? आप जानते हैं कि हर साल 2 साल में कोई ना कोई वो ज़मींदोज़ हो जाता है, तो बड़े दुख की बात है ना, क्योंकि किसी भी परिवार का एक व्यक्ति का जिस कारण से भी मृत्यु हो जाए
तो वो दुनिया के लिए एक व्यक्ति होता है कि अरे वो मर गया, लेकिन उस परिवार के लिए तो सब कुछ होता है ना, तो उसका तो सब कुछ लूट गया। तो एक परिवार भी, एक व्यक्ति भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि देश की 125 करोड़ जनता है। तो इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने सबसे परामर्श किया है, उनकी सलाह हमने ली है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि भैया आप जरिया को रिहेबिलिटेट करो सबकी सहमति से, और स्मार्ट टाउनशिप बनाओ। स्मार्ट टाउनशिप एक ऐसा शब्द है ना कि अमूमन हम लोग इसका अर्थ नहीं समझते हैं। स्मार्ट माने कि वो टाई पहनना होगा भैया, कोट पहनना हो, क्या करना होगा, वो स्मार्ट टाउनशिप है क्या? तो हमारी एक मीटिंग हुई थी, हमारा मंत्रालय था, मिनिस्ट्री ऑफ कोल था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट था, और भी कई सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्टिकल्स थे। तो हमने पूछा था कि स्मार्ट टाउनशिप है क्या? तो देखिए, स्मार्ट टाउनशिप एक इतना अच्छा कंसेप्ट है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उसमें स्मार्ट टाउनशिप वो टाउनशिप है जहाँ की यदि पानी की व्यवस्था, माने पानी की व्यवस्था होनी है, लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिले, शौचालय की व्यवस्था होनी है, सीवरेज की व्यवस्था होनी है, रोड बनना है, लाइटिंग लगना है, यातायात की व्यवस्था होनी है, लोगों को रोजगार कैसे मिले, सबसे बड़ा चीज तो रोजगार है। कैसे वहाँ से लोग कैसे जाएंगे, कहाँ मिलेगा, वहीं रोजगार मिलेगा, कहीं अन्यत्र मिलेगा, अन्यत्र मिलेगा। जैसे बीसीसीएल में रोजगार है, लेकिन अब मान लीजिए कोई रहेगा वहाँ, अब वहाँ रहेगा स्मार्ट टाउन में, रोजगार उसका है मान लीजिए वहाँ से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर, तो बंदा जाएगा कैसे? तो स्मार्ट टाउनशिप में ये सारी चीज़ों पर पहल होता है, और उसकी व्यवस्था होती है। उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? उसकी भी जवाबदेही उसमें होती है, जो हमें उस दिन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने बताया। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कंसेप्ट लाया स्मार्ट टाउनशिप, हम लोग तो सुने भी नहीं थे, पहली बार हम लोगों ने सुना। तो इसमें वो सारी व्यवस्थाएं हैं। तो वही है विजन कि भाई आप इस तरह से इन लोगों को रिहेबिलिटेट करें, इनको मक्खी जैसा उठा कर फेंक मत दो। हाँ, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे सदस्य हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव होना है, उनके लिए ऐसी व्यवस्था बनानी है कि उनको भी लगे कि हाँ साहब, हमारे लिए हमारी सरकार ने ध्यान। पानी के लिए भी कुछ इन अंडरग्राउंड माइंस के अलावा भी कुछ बात आप कर रहे थे? वो हम लोग जो है ना, चूंकि एक दिन हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग किए थे कि साहब ठीक है पानी चाहिए, अभी खदानों में पानी दिख रहा है, लेकिन हमें खदानों के पानी को सुखाना भी तो है ताकि हमारा कोयला का उत्पादन हो सके, और कोकिंग कोल है, और जो पानी में डूबा हुआ है, अंडरग्राउंड का कोयला डूबा हुआ है, वो बेस्ट क्वालिटी कोल है। तो उस कोयला को निकालना भी तो होगा देश हित में, स्टील सेक्टर को देने के लिए, तो हमें पंप आउट करना होगा। तो जब हम खदानों के पानी को पंप आउट कर देंगे, तब कहाँ से पानी लाएंगे? तो जो हम लोगों ने ब्रेन स्टॉर्मिंग किया, काफ़ी देर बैठा रहा, हमारे कोल इंडिया चेयरमैन भी आए थे, हम लोगों ने बात की सबसे। तो एक उसमें सलाह आई कि साहब हमारे बगल में ही दामोदर नदी बहती है। हाँ, ये बीसीसीएल का सौभाग्य है कि पूरा आपके बाउंड्री में एक एंड से दूसरे एंड तक बहती है। तो उस पर भी हम लोग एक्सप्लोर करने की आई कि हम लोग देखें उसमें दामोदर से कैसे हम पूरे अपने बीसीसीएल परिवार को, धनबाद को पानी दे सकते हैं। तो उस पर भी काम हो रहा है। उस पर वो जो कंपनी है आई थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनके इंजीनियर्स आकर दामादों का, हाँ, वो देख कर गई भी। तो उस पर भी काम हो रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। 6 महीने 7 महीने 8 महीने कहीं से आप पानी दे दोगे, लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं। तो उस परिस्थिति में भी पानी न दे पाना कितना दुर्भाग्य की बात है। तो ये परियोजना पे काम हो रहा है। परियोजना का जब फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ जाती है, तो फिर उसमें हम राज्य सरकार से बात करके, केंद्र सरकार से बात करके, चूँकि दामोदर से ना पानी लेने में तो सबका हमें सहयोग चाहिए, लेकिन जब एक क्लैरिटी आ जाएगी कि हमें यही करना है, सबसे आवश्यक तो ये है कि क्या हम खदानों से ही निरंतर पानी दे सकेंगे, या खदानों के पानी को सुखाकर वो कोयला निकालेंगे, तब फिर उस परिस्थिति में हम लोगों को कहाँ से पानी देगा। बहुत जरूरी है। तो इस पर काम हो रहा है, उसका भी बहुत जल्द परिणाम मिल जाएगा।
सर एक अंतिम सवाल है आपके व्यक्तिगत आपसे जुड़ा हुआ। क्या गोपाल सिंह इन 12 दिनों के बाद 31 जनवरी के बाद भी इस कोयला उद्योग को अपनी सेवा देंगे? सेवा देंगे माने किस तरह की सेवा? पब्लिक हित में, कंपनी हित में, इस कोलफील्ड के हित में, क्योंकि 38 साल जिन्होंने अपने जीवन के अनमोल पल दिए हैं जिसको, तो उसके लिए दर्द तो होगा। देखिए, कोयलांचल के लोगों से तो मेरा एक लगाव रहा है और वो बहुत दिनों से रहा है। और चूंकि मेरा बैकग्राउंड भी उस टाइप का है कि मैं ISM से बीटेक किया और मैं इधर काफ़ी अब तो रह लिया ना। अब देखेंगे तो 38 साल और वो 5 साल 43 साल तो पूरे हो गए 60 साल की उम्र में, तो 16-17 साल ही इधर उधर गुजरे हैं। तो यहाँ के लोगों से एक लगाव तो है, परिवार वाला पारिवारिक लगाव है। और 60 साल के बाद हमारा ये दायित्व खत्म हो जाता है तो हमारे पास समय भी रहेगा। तो फिर मैं उन बच्चों का, इस समाज का, विशेषकर गरीबों, ग्रामीण और श्रमिकों, किसानों की सेवा में जरूर लगूंगा, पूरी तन्मयता के साथ उनके साथ जुड़ूंगा। BCCL के CMD गोपाल सिंह, निश्चित रूप से अगर ईमानदारी से कोई काम किया जाए तो उसमें सफलता मिलने से कहीं कोई संकट संदेह नहीं रहती है और निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती ही है। ऐसा ही कुछ सोच CMD गोपाल सिंह जी का भी है, जो अब कुछ दिन के लिए ही CMD की कुर्सी पर हैं और अपने 38 साल की सेवा के बाद इस कोयला उद्योग को गुड बाय तो कह देंगे, लेकिन जिस तरह की समाज में इनकी जो समाज की सेवा करने का जिस तरह इन्होंने अपना जज्बा दिखाया है, आने वाले दिनों में गोपाल सिंह जी एक नए चेहरे के रूप में, नए रूप में निश्चित रूप से इस समाज में अपनी सेवा देंगे और वो दिखेगा भी।